हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, जिसे हम शॉर्टकट में ईसीटी बोलते हैं। अब आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी में हम क्या करते होंगे। तो इलेक्ट्रो मतलब करंट, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं बॉडी के अंदर सो दैट एक कन्वर्जन क्रिएट हो, मतलब एक सीजर, दौरा जो पड़ता है ना, दौरा पड़ना, या जिसे हम अगर सीवियर फॉर्म में बोले तो मिर्गी बोलते हैं, वो क्रिएट हो। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो जो इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी मतलब ईसीटी है, ईसीटी को डेवलप किया था इटालियन साइकेट्रिस्ट ने। दो साइकेट्रिस्ट थे जिन्होंने मिलकर ये डेवलप किया। उनका नाम था यूगो कार्लेटी एंड लूसियो बिनी। ठीक है, तो यूजुअली कार्लेटी एंड बिनी ही बोला जाता है, फर्स्ट नेम उनका ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, पर फिर भी मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ सो दैट अगर आपको कभी भी पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। यूगो कार्लेटी एंड लूसियो बिनी, ये रोम से बिलोंग करते थे और रोम में ही सबसे पहले 1938 में एक पेशेंट के ऊपर ये जो ईसीटी है ये ट्राई किया था। ओके, तो अगर आपसे कोई भी पूछता है क्वेश्चन में कि कहाँ डेवलप हुआ था, कब डेवलप हुआ था, तो डेवलप्ड बाय इटालियन साइकेट्रिस्ट यूगो कार्लेटी एंड लूसियो बिनी इन रोम इन 1938। ओके, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोडक्शन कि ईसीटी का इंट्रोडक्शन क्या है। तो ईसीटी का नाम सुनते ही जनरली लोग डर जाते हैं, जैसे कि नाम ही है ना इलेक्ट्रोकन्वल्सिव, तो इसमें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा। अब सब सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा मतलब ऐसे ही दे देते होंगे, कितनी देर के लिए देते होंगे, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है। तो यस, ईसीटी में इलेक्ट्रिक करंट यूज होता है, बट ये कंट्रोल्ड मेडिकल प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक हम दिए ही जा रहे हैं। बहुत ही कम टाइम के लिए और बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में ये दिया जाता है। ठीक है, और इसे कोई भी नहीं दे सकता है। ऐसा नहीं है कि ठीक है ये थोड़ा डिप्रेस्ड लग रहा है, चलो हम इसको इलेक्ट्रिक करंट दे देते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, मसल रिलैक्सेंट दिया जाता है, और फिर ब्रेन के थ्रू एक ब्रीफ कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस दिया जाता है, जिससे थेरेपेटिक सीजर प्रोड्यूस होता है। ओके, तो अगर सिंपल वर्ड में मैं बोलूं तो ECT इज इक्वल्स टू कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस प्लस एनेस्थीसिया प्लस थेरेपेटिक सीजर। ठीक है, और इसका पर्पस पेशेंट को हार्म करना नहीं होता है। ओके, बल्कि सीवियर साइकेट्रिक सिम्टम्स को रैपिडली इंप्रूव करना है। ओके, ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। तो यहाँ पे दो डेफिनेशंस दी हुई हैं। फर्स्ट है ECT इज अ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट इन विच एन इलेक्ट्रिकली इंड्यूस्ड सीजर इज प्रोड्यूस्ड अंडर कंट्रोल कंडीशंस यूजिंग जनरल एनेस्थीसिया एंड अ मसल रिलैक्सेंट। ठीक है, दूसरा यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है ECT इज अ ट्रीटमेंट दैट यूजेस अ स्मॉल इलेक्ट्रिक current under anesthesia to produce a controlled seizure and improve severe mental illness. ओके, तो ये हमारा डेफिनेशन है, और डेफिनेशन का ओवरऑल मतलब ही यही है कि बहुत ही कंट्रोल्ड वे में पेशेंट को इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है सो दैट जो उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो भी ब्रेन में प्रॉब्लम आ रही है, न्यूरोट्रांसमीटर्स में जो प्रॉब्लम आ रही है वो सही हो जाए। ओके, ये कैसे सही होगा ये डिटेल में हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ओके, तो इसीलिए ECT को सिंपली इलेक्ट्रिक शॉक कहना करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। अगर आपसे कोई भी पूछता है तो आप बता सकते हो कि कंट्रोल्ड वे में पेशेंट को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स कि ECT के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो ECT की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ECT का मेन ऑब्जेक्टिव है सीवियर साइकेट्रिक सिम्टम को रैपिडली कंट्रोल करना। ठीक है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट है रैपिड रिलीफ फ्रॉम सीवियर साइकेट्रिक सिम्टम्स। ठीक है, तो जो सीवियर साइकेट्रिक सिम्टम्स हैं उससे बहुत ही जल्दी रिलीफ मिल जाता है। डिप्रेशन को ट्रीट, जो सीवियर डिप्रेशन होते हैं उसको ट्रीट करने में हेल्प होता है। अगर किसी को भी सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं या फिर वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं बार बार, तो सुसाइडल रिस्क भी रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। एक्यूट मेनिया को कंट्रोल करता है, कैटेटोनिया को ट्रीट करता है, और ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट साइकेट्रिक डिसऑर्डर में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हैं कुछ इसके इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो अब एक हम ना सिंपल एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो सपोज एक पेशेंट सीवियर डिप्रेशन
में है, ठीक है। पेशेंट बहुत डिप्रेस्ड है, खाना पीना ऑलमोस्ट बंद हो चुका है उसका, होपलेस फील कर रहा है और सुसाइडल थॉट्स भी उसे बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो मेडिकेशन से एक्सपेक्टेड इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, ओके। तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसे सीवियर सिचुएशन में डॉक्टर ईसीटी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज रैपिड इम्प्रूवमेंट की नीड हो सकती है। अब बार बार अगर पेशेंट को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, व्हाट इफ उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया या फिर सुसाइड कर लिया, तो ऐसे कंडीशन में हम ईसीटी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकेशंस की। तो इंडिकेशंस क्या है, ईसीटी किस कंडीशन में दे सकते हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट है सीवियर डिप्रेशन विद सुसाइडल आइडियाज। तो ये ईसीटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट बार बार बोल रहा है कि मुझे लाइफ नहीं चाहिए, मुझे नहीं जीना है, और सुसाइडल रिस्क भी हाई है। ऐसे सीवियर डिप्रेशन में रैपिड ट्रीटमेंट की नीड हो सकती है और ऐसे सीवियर डिप्रेशन में ही हम ईसीटी देते हैं, ठीक है। सेकेंड है ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन। तो अगर डिप्रेशन मेडिकेशन के एडिक्वेट ट्रीटमेंट के बाद भी इम्प्रूव नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब बार बार मेडिसिन ले रहे हैं, अच्छे मेडिसिन ले रहे हैं, फिर भी डिप्रेशन सही नहीं हो रहा है, तो हम ईसीटी यूज कर सकते हैं। थर्ड आता है कैटेटोनिया। तो कैटेटोनिया में पेशेंट एक्सट्रीमली विड्रॉन हो सकता है, मूवमेंट बहुत रिड्यूस हो सकती है उसकी, और नॉर्मल इंट्रैक्शन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है। ऐसे कंडीशन में हम ईसीटी देंगे ताकि ईसीटी कैटेटोनिया के ट्रीटमेंट में इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। ओके, फोर्थ पॉइंट है सीवियर मेनिया। मतलब अगर मैनिक सिम्टम्स बहुत ही सीवियर हैं और रैपिड कंट्रोल रिक्वायर्ड है, तो ऐसे कंडीशन में हम ईसीटी को कंसिडर कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है सेलेक्टेड केस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। तो ईसीटी हम कुछ सेलेक्टेड स्किज़ोफ्रेनिया केसेस में भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे मेडिसिन या फिर थेरेपी से ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ पे हम ईसीटी दे सकते हैं। सिक्स्थ आता है पोस्टपार्टम साइकोसिस। तो पोस्टपार्टम पीरियड में सीवियर साइकोटिक सिम्टम्स डेवलप होने पर ईसीटी इंडिकेटेड हो सकता है, ठीक है। सेवेंथ है सीवियर साइकोसिस रिक्वायरिंग रैपिड रिस्पॉन्स। तो अगर सीवियर साइकोसिस है और रैपिड रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड है, तो भी हम ईसीटी कंसिडर कर सकते हैं, ओके। अब इंडिकेशन तो पढ़ लिया, इंडिकेशन के बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो अभी तक हमने जितनी भी थेरेपीज पढ़ी थी, उस थेरेपी में हमने कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं था। लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा है बॉडी में, और अगर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम पहले से ही है, अगर हमने उसमें शॉक दे दिया, तो क्या पता कंडीशन और भी सीरियस हो जाए, सीवियर हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में हमें ईसीटी नहीं देना होता है, या फिर अगर हम ईसीटी दे भी रहे हैं तो बहुत ही सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से कंडीशंस हैं वो अभी हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मेंशन्ड है कि देयर आर नो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन बट कॉशन इज रिक्वायर्ड इन सर्टेन कंडीशन। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी कंडीशन, मतलब स्पेसिफिक कंडीशन में हम बिल्कुल ईसीटी देंगे ही नहीं, लेकिन अगर हमें देना भी है तो हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, सो दैट हम बाकी चीजें भी तैयार करके रखें, ओके। एग्जाम्पल है यहाँ पे रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है। तो अगर आईसीपी बढ़ा हुआ है तो, और उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं पहले कि पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके। रिसेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अगर पहले कोई हार्ट अटैक आया हुआ है या अभी कोई रिसेंटली हार्ट अटैक आया हुआ है, वैसे कंडीशंस में ये कॉन्ट्राडिक्टेड हो सकता है ईसीटी, ठीक है। अनस्टेबल कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गया, या रिसेंट कोई स्ट्रोक आया है, इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म है, ओके। तो ये कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें जो ईसीटी है वो कॉन्ट्राडिक्टेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईसीटी के प्रोसीजर की, ठीक है। तो यहाँ पे प्री ईसीटी है, ड्यूरिंग ईसीटी है एंड पोस्ट ईसीटी है, ओके। 3 स्टेजेस में हम इसे अलग अलग स्टेजेस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं प्री ईसीटी की बात करूं, तो बिफोर ईसीटी पेशेंट प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो स्टेप 1 है इसमें कॉन्सेंट, ओके। तो पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑब्टेन किया जाता है, मतलब हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट पेशेंट से लेते हैं, ओके। सेकंड है इन्वेस्टिगेशंस, ओके। तो स्टेप 2 है इन्वेस्टिगेशंस, रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशंस आर परफॉर्म्ड, ओके। तो जो भी इन्वेस्टिगेशंस करने हैं पेशेंट को लेकर,
वो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं सो दैट जब हम ईसीटी दे रहे हैं तो कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। ओके, स्टेप थर्ड है फास्टिंग। तो पेशेंट को फास्टिंग इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं। तो हमें पहले ही पेशेंट को बताना है कि कुछ खाना नहीं है, या हम खुद पेशेंट को नहीं देंगे खाने के लिए, सो दैट वो फास्टिंग रहे। ओके, स्टेप फोर है रिमूव डेंचर्स एंड ज्वेलरीज। ओके, तो अगर कोई भी डेंचर्स लगे, डेंचर्स एज इन जो दांत होते हैं, नकली दांत या फिर कुछ भी लगा हुआ है, तो वो हमें रिमूव करना है, ज्वेलरीज रिमूव करनी है, और भी कोई भी रेलिवेंट अगर आइटम है जो रिमूव करवाते हैं तो वो करवाने चाहिए। ओके, स्टेप फाइव है एम्प्टी ब्लैडर। तो पेशेंट को ब्लैडर एम्प्टी करने के लिए कहा जाता है, ब्लैडर और बाउल जो है वो एम्प्टी होना चाहिए। स्टेप सिक्स क्या है, आईवी एक्सेस। तो आईवी एक्सेस एस्टेब्लिश किया जाता है। ओके, तो ये है प्री ईसीटी। अगर मैं ड्यूरिंग ईसीटी की बात करूं तो इसमें फर्स्ट है जनरल एनेस्थीसिया। तो सबसे पहले पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके बाद मसल रिलैक्सेंट्स देते हैं। ठीक है, तो मसल रिलैक्सेंट कौन सा यूज होता है, सक्सिनिल कोलिन। तो सक्सिनिल कोलिन जो है वो एक टाइप का मसल रिलैक्सेंट है, और ये यूज किया जाता है सो दैट बॉडी के जो मसल्स हैं हमारे वो रिलैक्स हो जाए, और मसल्स रिलैक्स होंगे तो इंजरीज को हम प्रिवेंट कर पाएंगे, इसीलिए मसल रिलैक्सेंट देना जरूरी है। ओके, थर्ड आता है ऑक्सीजनेशन। तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मेंटेन करना है। फोर्थ आता है बाइट ब्लॉक, उसको दांतों के बीच में बाइट करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, इंजरीज ताकि ना हो। फिफ्थ आता है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस। तो फाइनली ब्रीफ कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस देते हैं, ठीक है, सो दैट एक थेरापेटिक सीजर जो है उसको हम प्रोड्यूस कर पाए। अब ये जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस होता है, मतलब बेसिकली अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो जो करंट होता है वो करंट हम कितना देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। पहले ना प्रीवियसली इट वाज 70 टू 140 वोल्ट्स, ठीक है, रेंजिंग बिटवीन 70 टू 140 वोल्ट्स। पहले हम 70 से 140 वोल्ट्स के बीच में देते थे, डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि पेशेंट का क्या कंडीशन है या क्या सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन अब इसे चेंज कर दिया गया है, ओके, और अब इसे कर दिया गया है 800 टू 900 मिली एम्पेयर्स, ठीक है, 800 टू 900 मिली एम्पेयर्स। और इसे हम कितने देर के लिए देते हैं, 0.5 टू 2.0 मिली सेकेंड्स के लिए देते हैं। ओके, और अगर अल्ट्रा ब्रीफ करना है तो लेस देन 0.5 मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट कि उसकी कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम देते हैं। तो ये हमेशा याद रखना कि 70 टू 140 वोल्ट्स पहले दिया जाता था, अब ये चेंज होकर 800 टू 900 मिली एम्पेयर हो गया है। ओके, तो ये तो हो गया ड्यूरिंग ईसीटी। अब हम बात करते हैं पोस्ट ईसीटी की। ओके, तो पोस्ट ईसीटी क्या है, ईसीटी के बाद नर्सिंग केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है, उसका एयरवे चेक करते हैं, वाइटल साइंस देखते हैं, ओरिएंटेशन देखते हैं, रिकवरी देखते हैं, ठीक है। तो पेशेंट को रीअश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाता है कि सब ठीक है, सब कुछ अच्छे से हो गया है। अब देखो यहाँ पे एयरवे चेक कर रहे हैं, एयरवे इसलिए चेक कर रहे हैं ताकि कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कुछ अटक तो नहीं गया है। वाइटल साइंस चेक करते हैं सो दैट हमें पता लगे कि बॉडी का क्या हाल है। ओरिएंटेशन चेक करते हैं सो दैट हमें पता लगे कि पेशेंट को मतलब इफेक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है, पेशेंट को पता है या नहीं है कि वो कहाँ पे है और उसके साथ क्या हो रहा है, और रिकवरी में भी हेल्प करना होता है, ठीक है। अब चलो, जो भी हमने अभी पढ़ा प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट ईसीटी, उसको मैं एक एग्जांपल से आपको बहुत ही सिंपल वे में समझा देती हूँ कि सपोज करो एक 45 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको सीवियर डिप्रेशन है। ओके, तो अब पेशेंट को सीवियर सैडनेस है, होपलेसनेस है, सुसाइडल थॉट्स है, ठीक है, मेडिकेशन ट्रीटमेंट से सफिशिएंट इंप्रूव नहीं हुआ है, तो डॉक्टर ईसीटी कंसिडर करते हैं। अब जब ईसीटी होना है तो उससे पहले, मतलब बिफोर ईसीटी, नर्स पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करती है, कॉन्सेंट कंफर्म होता है, रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट होते हैं, पेशेंट फास्टिंग में होता है, डेंचर्स एंड ज्वेलरीज रिमूव किए जाते हैं, आईवी एक्सेस एस्टेब्लिश होता है, ठीक है। अब ड्यूरिंग ईसीटी क्या होता है, पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, मसल रिलैक्सेंट दिया जाता है, ऑक्सीजनेशन मेंटेन किया जाता है, बाइट ब्लॉक प्लेस किया जाता है उसके दांतों के बीच में, ओके। फिर उसके बाद ब्रीफ इलेक्ट्रिक शॉक उसे दिया जाता है जिससे कि थेरापेटिक सीजर प्रोड्यूस होता है, ओके। और आफ्टर ईसीटी क्या होगा, नर्स एयरवे एंड वाइटल साइंस को मॉनिटर करती है, पेशेंट की ओरिएंटेशन चेक करती है, और अगर पेशेंट कंफ्यूज्ड है तो नर्स रीअश्योरेंस और रीओरिएंटेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो एक कोर्स, ईसीटी का जो एक कोर्स होता है उसके बाद में पेशेंट्स का जो मूड होता है ना वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होता है, और सुसाइडल थॉट्स डिक्रीज हो जाते हैं, ओके। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये अगर आप
इसको इमेजिन करोगे या फिर इसको याद रखोगे तो आपको पूरा ईसीटी बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम एक और चीज बात करते हैं, टाइप्स ऑफ ईसीटी, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके से टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। एक टाइप आता है अकॉर्डिंग टू टेक्निक, ठीक है, डायरेक्ट ईसीटी और मॉडिफाइड ईसीटी। तो डायरेक्ट ईसीटी का मतलब है कि बिना एनेस्थीसिया और बिना मसल रिलैक्सेंट्स के आप ईसीटी दे रहे हो, ठीक है। और अगर मैं मॉडिफाइड ईसीटी की बात करूं तो यहाँ पे आप ड्रग इंड्यूस करते हैं, जैसे कि मसल रिलैक्सेंट हो गया और जनरल एनेस्थीसिया हो गया, ठीक है। तो अब ना डायरेक्ट ईसीटी वैसे उतना ज्यादा दिया नहीं जाता है, मॉडिफाइड ही दिया जाता है, बट पहले के कंडीशंस में ज्यादातर डायरेक्ट ईसीटी देते थे, ठीक है। दूसरा है वो है अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ओके। तो जब आप इलेक्ट्रिक शॉक देते हो तो इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए ना आपको इलेक्ट्रोड्स वहां पे लगाने पड़ते हैं, ठीक है, सर पे ना इलेक्ट्रोड्स लगाने पड़ते हैं। तो एक होता है बायलेटरल, दूसरा होता है यूनिलेटरल, ओके। कहीं कहीं पे बायफ्रंटल भी है, पर हम ये दो ही पढ़ेंगे, बायलेटरल और यूनिलेटरल, ठीक है। अब ये बायलेटरल और यूनिलेटरल क्या है मैं वो बता देती हूँ। बायलेटरल में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो जो बोथ टेम्पल्स हैं, बाई टेम्पोरल जो हमारे हैं साइड्स, वहां लगाया जाता है, या फिर जो फॉरहेड है दोनों तरफ लगाया जाता है। आई के साइड में ये जो एरिया होता है जिसे हम कैंथस बोलते हैं, आप इमेज में देख सकते हो, इस जगह पे लगाते हैं दोनों तरफ, दैट इज कॉल्ड बायलेटरल, ठीक है। और यूनिलेटरल में सिर्फ एक ही जगह लगता है, जो टेम्पल है इमेज में आप देख सकते हो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगेगा, दिस इज कॉल्ड यूनिलेटरल, ओके। तो ये हमने टाइप्स ऑफ ईसीटी पढ़ लिया बेस्ड ऑन टेक्निक एंड ऑन इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स। तो ईसीटी के साइड इफेक्ट्स है जैसे टेम्पोररी कंफ्यूजन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, मसल में सोरनेस हो सकता है, नॉशियस फील कर सकता है पेशेंट, या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं थेरेपिस्ट रोल की। तो प्री ईसीटी में मेंटल स्टेटस को असेस करना है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है और एंजाइटी को रिड्यूस करवाना है। ड्यूरिंग ईसीटी में सेफ्टी इंश्योर करना है, पोजिशनिंग असिस्ट करना है और पेशेंट को मॉनिटर करना है विद द ट्रीटमेंट टीम, ठीक है। पोस्ट ईसीटी में मॉनिटर ओरिएंटेशन, वाइटल साइंस देखना है, साइड इफेक्ट्स देखने हैं और पेशेंट को जो रीअश्योरेंस और रीओरिएंटेशन है वो प्रोवाइड करना है। और फॉलोअप में हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट का क्या रिस्पॉन्स आया है, उसके बाद मेडिकेशन अडियरेंस के लिए एनकरेज करना है और साइको एजुकेशन प्रोवाइड करना है पेशेंट को और फैमिली को। अभी जो थेरेपिस्ट रोल है ना, ये सिर्फ थेरेपिस्ट रोल ही नहीं है, एक्चुअली ये पूरे टीम का रोल है, ठीक है। तो ओवरऑल जो टीम का रोल है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया हुआ है। नेक्स्ट है रोल ऑफ नर्स। तो रोल ऑफ नर्स भी सेम ही है जो हमने थेरेपिस्ट के रोल में पढ़ा, कि पेशेंट को प्रिपेयर करना है, कॉन्सेंट लेना है, ये सब ऑलरेडी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम एडवांटेजेस पे। तो ईसीटी के क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहला रैपिड और इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो सीवियर साइकेट्रिक सिम्टम्स में रैपिडली इंप्रूवमेंट प्रोवाइड कर सकता है ईसीटी, ठीक है। दूसरा है लाइफ सेविंग इन सीवियर डिप्रेशन। तो अगर किसी का डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा है, सीवियर डिप्रेशन से वो पेशेंट बहुत टाइम से सफ़र कर रहा है, ट्रीटमेंट जो मेडिकेशंस है वो भी काम नहीं कर रही हैं, तो फिर उस टाइम पे ये लाइफ सेविंग हो सकता है, ओके। थर्ड है इफेक्टिव फॉर कैटेटोनिया। तो कैटेटोनिया में इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शन ईसीटी है, ओके। फोर्थ है यूजफुल इन एक्यूट मेनिया। तो जो एक्यूट मेनिया है उसमें भी, जो सीवियर एक्यूट मेनिया होता है उसमें ईसीटी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और फिफ्थ पॉइंट है व्हेन मेडिकेशंस फेल, ओके। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कोई पेशेंट है जो बहुत टाइम से, लंबे टाइम से मेडिकेशंस ले रहा है, मेडिकेशंस काम नहीं कर रही हैं, उस टाइम पे भी ईसीटी बहुत ही काम आ सकता है। अब जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं सारी थेरेपीज के लिमिटेशंस है, तो यहाँ भी लिमिटेशंस हैं और ईसीटी के लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट है एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड, ओके। तो एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम मॉडिफाइड ईसीटी अब कंसिडर करते हैं, डायरेक्ट ईसीटी अब कंसिडर नहीं किया जाता है। तो अगर मॉडिफाइड ईसीटी दे रहे हैं तो उसमें एनेस्थीसिया देना पड़ता है, उसके लिए एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी होना चाहिए, ठीक है। तो ईसीटी जनरल एनेस्थीसिया के अंडर दिया जाता है, ओके। सेकेंड पॉइंट है टेम्पररी मेमोरी इम्पेयरमेंट।
तो मेमोरी प्रॉब्लम टेम्परेरी हो सकता है कि शायद पेशेंट को कुछ याद ना आ रहा हो। ओके, थर्ड है मल्टीपल सेशन। तो एक सिंगल सेशन के बजाय मल्टीपल सेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि एक ब्रीफ हमने इलेक्ट्रिक शॉक दिया और पेशेंट ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता। तो मल्टीपल सेशंस की भी ज़रूरत हो सकती है। फोर्थ पॉइंट है फियर एंड सोशल स्टिग्मा। तो ईसीटी को लेकर पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स में डर या स्टिग्मा बहुत ज़्यादा हो सकता है, और एक्चुअल में है भी। हमने मूवीज वगैरह में देखा है ना, वो रूम में लेकर जाते हैं और तब तक इलेक्ट्रिक शॉक देते रहते हैं जब तक पेशेंट की कंडीशन खराब ना हो जाए। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। बहुत ही ब्रीफ मैंने आपको बताया, 0.5 टू 2.0 मिली सेकेंड्स के लिए हम करंट देते हैं, और वो भी बहुत ही कम अमाउंट ऑफ करंट होता है। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक कि पेशेंट को मारने के लिए लेके जा रहे हैं। तो ये सोशल स्टिग्मा है जिससे लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं और बहुत बार कॉन्सेंट नहीं देते हैं कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ईसीटी। ठीक है, तो इसीलिए पेशेंट को और पेशेंट की फैमिली को एजुकेट करना, रीअश्योर करना बहुत ही ज़रूरी है ईसीटी में। ओके, तो दिस वाज आवर टॉपिक ईसीटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। हमेशा एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो गए या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एग्जाम है, हमेशा ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।